छोड़ दिया ठीक है, तो उसको दूध नाग बोलेंगे। छोटे साइज का है तो फिनफिनी बोलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा शांत है। नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। आज वर्ल्ड स्नेक डे है, विश्व सर्प दिवस। आज इस मौके पर हम रायगढ़ ज़िले में एक जगह है, पहाड़ मंदिर पर, जगह का नाम ये जूड़ा करके गांव है। यहाँ पे सर्प मित्र दल से कुछ सदस्य आए हुए हैं जो सांपों का रेस्क्यू करते हैं। स्पेशली आज विश्व सर्प दिवस है और इनका काम भी सांपों को बचाने का ही है। विश्व सर्प दिवस की शुरुआत भी और जो भी स्नेक रेस्क्यू करते हैं उनका मानना है ये दिवस मात्र एक ऐसा अभियान की तरह इसको लेते हैं जिन सांपों को बचाने के लिए या फिर उनकी प्रकृति में क्या महत्ता है इसको बताने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। तो आज जागरूकता के साथ साथ लाइव रेस्क्यू कैसे करते हैं और इनका कार्य करने का तरीका, इनकी जीवन शैली कैसी होती है, तो आइए जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप बताएंगे आपने इसकी शुरुआत कैसे की, सर्प मित्र दल की? 6 साल पहले मेरे एरिया में मधुनपारा में मैं रहा करता था। तो उस जगह पे बहुत सारे लोग सांपों को लेते थे और मार भी दिया करते थे किसी के घर पे घुसने से। तो मुझे बुरा लगता था, तो मैं यही करता था कि किसी को भी मत मारिए, बचाने की कोशिश मैं कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे बचाते बचाते बहुत सारे सांपों को बचाना चालू किया और एक के बाद एक नंबर मेरे फैलते गए। उसके बाद में फिर कई लोगों को अच्छा लगा ये काम और बहुत जल्दी लोग सर्पों के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कभी किसी नाग को देखेंगे या किसी सांप को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, तो लोग आकर्षित होते गए और मेरे साथ जुड़ते गए। तो धीरे धीरे करते करते 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए और आज की डेट में हम लोग 18 लोग की हमारी टीम है। तो बस सारे के सारे मिलके रायगढ़ शहर के अंदर कहीं भी कोई रेस्क्यू होता है तो एक एक करके अब रेस्क्यू हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये सांपों का जो रेस्क्यू करते हैं जितने, ये आप सांपों के बारे में बहुत गहनता सुन के एक एक प्रजाति के बारे में आपको जानकारी होती है, क्या इसके लिए कोई पढ़ाई आप लोग करते हैं या फिर पहले से आप लोग काम करते हुए ही सीखा है सब चीज़? ये सारा चीज़ हम लोगों ने काम करते करते ही सीखा है। हम लोग को जानकारी थी कि कौन से सांप जहरीले हैं कौन से नहीं हैं, इसी के आधार पर हम रेस्क्यू करते थे। लेकिन रेस्क्यू करने के दौरान ही आदमी को अनुभव होता है और उसके बाद ही पता चलता है कि किस सांप का व्यवहार कैसा है। तो ये सारी जानकारी आपको अगर जानकारी लेनी है तो ये रेस्क्यू के दौरान ही हो सकती है, पढ़ के जानकारी नहीं हो सकती। पूरे देश में कई सारे ऐसे रेस्क्यू संगठन हैं, कई समूह हैं जो ऐसे रेस्क्यू का काम करते हैं लगातार अलग अलग हिस्सों में, और उनके बात करने के तरीक़ों से हमेशा ये लगता है कि वो सांपों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, एक एक प्रजाति के बारे में। तो क्या मतलब मेरा ये कहना है इसमें कोई एक्सपर्टीज़ के लिए कोई स्पेशली पढ़ाई भी होती है क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, इसकी पढ़ाई भी होती है और इसके एग्ज़ाम भी होते हैं और जो इनका सर्टिफिकेट ले चुके होते हैं उनको थोड़ा अच्छा माना जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप गांव में भी देखे होंगे, गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होती है सांपों के बारे में। बाकी सबसे ज़्यादा भ्रांति भी जो फैलाई जाती है वो सपेरों द्वारा फैलाई जाती है, नहीं तो जानकारी जो है वो गाँव के लोगों को हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, ये सांपों का जो रेस्क्यू होता है जी, रेस्क्यू के बाद में उन सांपों का क्या किया जाता है, क्या होता क्या उन सांपों का? हमारे पास में जैसे आज की डेट में बारिश के दिनों में 50 से 60 कॉल डेली के आते हैं। तो हम सारे बटे हुए हैं अलग अलग एरिया में, तो हम सारे सांपों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अगले दिन सुबह हम उनको ले जाके जंगलों में छोड़ के आते हैं। इस बीच में कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं होता, सांपों के जहर के साथ में किसी किस्म का कोई खिलवाड़ नहीं होता और हमारी समिति का भी एक ही उद्देश्य है, सारे जीव जंतुओं को बचाना और उनको सुरक्षित उनके वातावरण में छोड़ के आना। मेरा अगला सवाल भी इसी पर था। मैंने कई सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं और कई किस्से सुनने में आते हैं कि जो रेस्क्यू करने वाले होते हैं जितने भी, वो सांपों का जहर निकालते हैं और वो एक मार्केट है स्पेशली, वो जहर जहाँ बिकता है और कई सारे काम भी आते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई या फिर कहीं होता है क्या वास्तविक में ऐसा? अभी तक हमारी जानकारी में इस टाइप के लोग आए नहीं हैं, बाकी सुनने में हमारे भी आता है। बताया आपको बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं। जैसे एक ऐसा कोई मार्केट है क्या जहाँ जहर बिकता है? आज तक हम लोग को ये जानकारी तो कहीं भी नहीं मिली है कि ऐसा कहीं पे होता होगा, और अगर होता भी होगा तो सामने वाले को इतने ज़्यादा खर्चे होंगे कि सामने वाला कर भी नहीं पाएगा। एक नॉर्मल इंसान जो है वो काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि जहर को निकालने के बाद में डाइल्यूट करना पड़ता है और उसको डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है। वो फ्रीजर अपने यहाँ कहीं है ही नहीं।
इसीलिए गवर्नमेंट भी इसके लिए उतना ज़्यादा साथ नहीं देती है। कायदे से देखा जाए तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी स्नैक रेस्क्यूअर हैं तो वो सिर्फ उनको पकड़ते हैं, पकड़ के ले आके जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। अगर ये वाकई में गवर्नमेंट इसके लिए काम करे तो रोज़गार भी उत्पन्न होगा और उस जहर का उपयोग भी होगा, और इसमें सांपों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। बाकायदा उनका जहर निकाल के उनको वापस खिला पिला के भेजा जा सकता है, वापस जंगल में छोड़ा जा सकता है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि लोग इस बारे में भ्रांतियाँ जो हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में तो आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं पे भी जहर का कोई सप्लाई होता होगा या किसी की खास एरिया में ऐसा कुछ होता होगा। सांप का जो रेस्क्यू करते हैं आप लोग, इससे आप लोगों को कोई लाभ या कहीं से कोई डोनेशन या कुछ किसी भी तरह की कोई भी सुविधा मिलती है क्या? शासन प्रशासन या बाकी जो भी संस्थाएं हैं, इनसे आज तक हमको तो किसी किस्म का कोई लाभ नहीं हुआ। और सांपों का रेस्क्यू करके एक अच्छी बात ये होती है कि हमारे मन को एक संतुष्टि मिलती है कि एक जीव का जान बचाया, जिस जीव से सब लोग डरते हैं और डर की वजह से मार देते हैं। और भगवान हमको एक आशीर्वाद दिया हुआ है कि हम इनकी पकड़ने का तरीका जानते हैं, इसका टेक्निक जानते हैं। तो ये टेक्निक हम जितने ज़्यादा लोग हो सकें हम सबको सिखाते हैं। अगर हमको इससे कोई फ़ायदा होता तो इसको हम अपने अंदर ही संभाल के रखते हैं, हम किसी को सिखाते नहीं। आपने ये टेक्निक कहीं से सीखा नहीं है जी, आपने कहा कि खुद करते हाँ। सीख लिया। इसके बाद में कुछ टेक्निक मेरे को जब पता चले तो मंजीत कौर बल मैडम हैं, जो अभी रायपुर में रहती हैं, यहाँ झलमला की रहने वाली हैं। तो वो शायद मुख्यमंत्री की कुछ सलाहकार हैं, तो वो बहुत अच्छी रेस्क्यूअर हैं। तो मैं उनसे फिर एक टाइम पे ट्रेनिंग लिया। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तक दिए और जो हैंडल करने के लिए कैचर होता है, ये हुक जो होता है वो दिए, और उनकी जानकारी से मैं एक ग्रुप में जुड़ा और वहाँ से भी सारी जानकारी एकत्रित करना चालू किया। अच्छा, ये सांप रेस्क्यू करने के दौरान कभी कई सारे दुर्घटनाएं भी हो जाती होंगी, कई बार स्नेक बाइट भी हो, कोई सांप काट लेता होगा, तो उस दौरान के लिए आप लोगों के पास क्या सुरक्षित मेडिकल प्रणाली लेके चलते हैं कि मेडिकल एड वगैरह आप साथ में कि एंटी वेनम वगैरह? नहीं, ये सारे रखने के लिए अपने को अभी तक परमिशन नहीं मिला है। नहीं तो कायदे से परमिशन मिलना चाहिए कि एक एंटी वेनम रखना भी चाहिए। और अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है जिसमें हमको किसी जहरीले सांप ने काटा हो, क्योंकि अब तक 6 सालों के अंदर में 38,000 सांपों को हमने रेस्क्यू किया है, जिसको हमने रिकॉर्ड के रूप में बना के रखा हुआ है सिर्फ 6 साल के अंदर में। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि रायगढ़ शहर के अंदर में कितने सांप हैं या आसपास के एरिया में कितने सांप हैं। इसीलिए मन में बार बार एक आता है कि अपना जो प्रशासन है वो इसके पीछे कुछ काम करे। तो रायगढ़ में जैसे तपकरा वाला एरिया को बोला जाता है कि वो नागलोक है। मैं कहता हूँ कि हमारे रिकॉर्ड को देखने के बाद में अगर देखा जाए तो नागलोक तो अपना रायगढ़ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाग निकलते हैं, सबसे ज़्यादा सांपों का रेस्क्यू होता है। तो नागलोक इसको बोला जा सकता है। अच्छा, ये सांपों की जो जहाँ रेस्क्यू की बात आ रही है जी, अभी फिलहाल इस एरिया में आप लोग रायगढ़ जिले के आसपास में करते हैं या फिर बाहर भी अदर जगह भी जाते हैं क्या, अदर डिस्ट्रिक्ट? नहीं, हम लोग अपना सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी रेस्क्यूअर हैं सारे अपने अपने जॉब में हैं। तो हमारे पास जब भी कभी कॉल आता है तो हम अपने जॉब से समय निकाल के निकलते हैं। और कभी कभी प्रॉब्लम फंस जाता है कि हम अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से नहीं निकल सकते, तो वैसी स्थिति में हमको लेट भी होता है। तो एक तो सारे लोग अपना जो सैलरी होता है उसका कुछ % वो सर्वरक्षक समिति में जमा करते हैं और उसी पैसे से हम ये सारा काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे रायगढ़ जिले के आसपास अभी तक जो 38,000 नंबर्स बताया आपने जो रेस्क्यू किया हुआ है जी, किस तरह के सांप होते हैं? जैसे नाग है, धमना है, मतलब कौन कौन से अधिकतर प्रजातियां पाई जाती हैं सांप की इस एरिया में? हमारे रायगढ़ वाले क्षेत्र में 22 प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें सर्वाधिक जो मिलता है वो है इंडियन कोबरा और रेड स्नेक, जिसको हम धमना सांप बोलते हैं, जो चूहों को खाने के लिए आते हैं। डोढ़िया सांप मिलता है। इसके अलावा आपको अजगर बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमारे एरिया में। तो अहिराज, इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनको बोला जाता है कि बेचा जाता है मार्केट में। लेकिन अब तक हमने लगभग 7,000 से ऊपर अहिराज का रेस्क्यू किया है। तो हमको तो कभी नहीं लगता, हाँ कई लोग आते हैं ख़रीदने के नाम से या बात करने के नाम से कि ये तो बिकता है, तो कभी भी हम ये बोलते हैं कि आप बेच के तो दिखाओ या जानकारी तो दो, पता तो चले कि ये इस टाइप के लोग आते कहाँ से हैं और क्यों ये काम करते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ ये बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। आज तक ना हमने किसी को खरीदते देखा है ना किसी को बेचते देखा है।
प्रजातियाँ पूछ रहे हैं। प्रजातियाँ ये है कि प्रजातियाँ अहिराज भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, करैत भी बहुत ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो 4 सबसे प्रमुख प्रजातियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। तो कोबरा है हमारे यहाँ, रसल वाइपर है जिसको महामंडल पत्थर चित्ती बोला जाता है रायगढ़ में लोकल भाषा में, और करैत है, और इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, करैत, ये 3 प्रजाति और सांप हैं। तो करैत हो गए, हाँ, इंडियन कोबरा, हाँ, रसल वाइपर, नाग हो गया, रसल वाइपर हो गया। तो अपन करैत के ही 2 उनको लेते हैं अक्सर। एक कॉमन करैत होता है, एक अहिराज होता है जो बैंडेड करैत है। तो ये होते हैं। अच्छा, 4 जनरली यहाँ, 4 जनरली जो जहरीले हैं वो यहाँ मिलते हैं। ये आसपास में जो मिलते हैं सांपों का अधिकतर सबसे प्रिय जगह कौन सा माना जा सकता है, मतलब किन जगहों पे ज़्यादा रहते हैं? सबसे ज़्यादा रहते हैं। आप बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। अभी बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जाता है, इनके बिलों में जब पानी घुस जाता है तो ये बाहर निकल के आते हैं और ये खोजते हैं गाँव में या शहर के आउटर में जहाँ पे खपरे का ढेर हो, लकड़ी का ढेर हो और ईंटे का ढेर हो। ये 3 जगह जो है, या पैरा जहाँ पे रखा जाता है, ये इन जगहों पे जाके ही रुकते हैं और ये इनके लिए स्वर्ग जैसा होता है। अच्छा, ये सांप बिल में रहते हैं? हाँ, बिल रहते हैं जो हम देखते हैं टर्माइट के बने होते हैं, दीमक के। हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। उनमें वास्तविक में सांप होते हैं? हाँ, सांप खुद ही अपना बिल नहीं बना सकते जी, ये दूसरों के बिल में रहते हैं। तो दीमक वाला जो है वो उसके अंदर भी रहते हैं, और चूहों का जो बिल होता है उसके अंदर रहते हैं। कहीं कहीं पे जो चूहों के अलावा जो गोहे होते हैं वो बिल खोद के रखते हैं, वो उसमें भी जाके घुस के बैठते हैं। तो ये सारे जगह हैं जहाँ पे ये रह सकते हैं। अच्छा, अभी सावन का पवित्र माह चल रहा है। अभी कई बार देखा जाता है कि कई वीडियो सामने आते हैं लोगों के सांपों को दूध पिलाते हुए, खास करके नाग को। जी हाँ, क्योंकि हमारे श्रद्धेय जो भगवान हैं शिव हैं, हाँ, उनके गले में धारण करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस कारण उनको मतलब दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या सांप दूध पीता है? नहीं, ये बहुत बड़ी वाली भ्रांति है। और ये सारे जो सपेरे होते हैं, ये सपेरे लोग ही ये बहुत सारी भ्रांति फैला के रखे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जो हमारे पिक्चर हैं, मूवीज़ जो हैं, उनकी वजह से लोगों के अंदर में गलत धारणाएं आ गई हैं। सांप कभी भी दूध नहीं पीता। यदि वो दूध पिएगा, आप या एक कल्पना ही कर सकते हैं कि जंगल के अंदर में दूध कहाँ से मिलेगा। और सांप, ये जो सपेरे होते हैं, ये 15-20 दिन तक का सांपों को भूखा प्यासा रखते हैं। और जिस टाइम पे उनको अपने पिटारे से निकालते हैं तो उनके सामने पानी के तौर पे दूध रखा जाता है। सांप 1 बार 2 बार उसको चख के देखता है, जहाँ उसको पता चलता है कि ये दूध है, वो नहीं पीता है। तो आप कभी भी नहीं देखेंगे कि सांप पूरी कटोरी भर दूध पी चुका हो, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि इसमें कैल्शियम है और वो कैल्शियम को पचा नहीं सकते, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, निमोनिया भी होता है, और उनके जो हड्डियाँ हैं वो मूव नहीं कर पाती, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो फिर अकड़ जाते हैं, तो उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप इस चीज़ की भ्रांति को दूर करें कि सांप दूध पीता है। हाँ, आप धार्मिक आस्था के तौर पे सांप के सामने दूध रख सकते हैं, उसके ऊपर जल के रूप में चढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दूध पीने के लिए ना दें, क्योंकि वो भूखे प्यासे रहते हैं। तब कभी कभी 2-4 बूंद पी लेते हैं। सपेरे जो सांप घुमाते रहते हैं, वो जहर जो निकाल लेते हैं जी, वो क्या मतलब सांपों के लिए वो कैसे नुकसानदायक है? अगर जहर सांपों से निकाल दिया, जहर बेसिकली शरीर में काम क्या करता है दुश्मन को मारने के अलावा? दुश्मन को, अच्छा, जहर जो है वो एक किस्म का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन है। वो प्रोटीन का ये है कि अगर हम भी गलती से उस जहर को पी लेते हैं और हमारे गले में कहीं कटा छिला नहीं है या दांतों में कहीं छिला हुआ नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा है, तो वो अंदर जाके पच जाता है और बहुत हाई प्रोटीन होता है। इसकी वजह से आदमी नहीं मरता है, उसको बस नींद आती है या हल्का सा बेहोशी आता है। जब तक का सांप का जहर किसी के शरीर के खून में ना मिले, तब तक सामने वाले को कहीं कोई भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता है। ना तो सांप के फूंक से कुछ होता है, जैसे विष फुंकार बोला जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। और सांप कभी कभी फॉल्स बाइट भी करता है, तो उससे एक प्रॉब्लम नहीं होते हैं। फॉल्स बाइट सबसे ज़्यादा नाक करता है। अच्छा। ये क्या होता है, कई बार सांप जहर का प्रयोग नहीं करता है, सिर्फ काट के छोड़ देता है, और लोग झाड़ फूँक करवाते हैं, उनको लगता है क्यों करता है सांप? क्योंकि उसको अपना जहर कई बार बचाना भी होता है आगे भोजन प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, जहर का भोजन से क्या संबंध है, यही मैं जानना चाह रहा था। हाँ, करना चाह रहा था कि अब भोजन का क्या संबंध है। चूहों के ऊपर जब अपना जहर का प्रयोग करता है और चूहे कुछ दूर तक जाते हैं और जाके मर जाते हैं, तब वो उसको खा सकता है, क्योंकि उसको खाने के लिए किसी जीव को मारना पड़ेगा, तभी उस जहर का प्रयोग कर पाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कभी किसी चूहे के ऊपर में अपने जहर का प्रयोग किए और उसी बीच में 1-2 और चूहे के ऊपर में अपने जहर का प्रयोग किए उनको मारने के लिए, इस बीच में उनके विष खत्म हो चुके होते हैं। और
इस बीच में किसी आदमी को अगर फॉल्स बाइट हो जाता है, मतलब वो बाइट करता है लेकिन ब्लड में जहर नहीं आता है, तो सामने वाला बच जाता है और लोगों को लगता है कि वो झाड़ फूँक करवा के बच गए। अगर जहर अंदर जा चुका है तो सामने वाले को जब तक एंटी वेनम नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी जान नहीं बच सकती। अच्छा, तो यही फॉल्स बाइट होता है। तो जैसे एक कहीं सुनी है बातें कि जहर जो है भोजन को पचाने में भी काम आता है, ये बात? जी हाँ, ये सांपों का जहर जो है वो सांपों को खुद के खुद के ऊपर असर नहीं करता है। कभी भी एक नाक का जो जहर है वो दूसरे नाक के ऊपर असर नहीं कर पाता है। इसमें ये है कि जो करैत सांप होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। और नाक सांप का 5 बूंद और करैत का 1 बूंद एक बराबर होता है, तो करैत नाक को खा जाता है। जो अहिराज सांप भी जो होता है वो सारे सांपों को खा जाता है। तो ये जहर का प्रयोग वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन जिनका ज़्यादा जहर है वो असर करता है दूसरे सांप के ऊपर में। अभी जैसे आसपास में मान लीजिए हमारे जो सांप हैं जी, प्रकृति में हमारे रायगढ़ के आसपास में जो सांप हैं जी, इनसे मान लीजिए किसी ने स्नेक बाइट किसी को कर दिया है, जी। सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं जिस टाइम पे, अस्पताल में, हाँ गाँव जी जी, जिस टाइम पे ये बात हमारी चालू हुई थी, मैं तब से ये चाह रहा था कि ये क्वेश्चन पहले आए ताकि मैं अच्छे से लोगों को जानकारी दे सकूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब किसी को स्नेक बाइट होता है तो आसपास के लोग जो होते हैं वह सबसे पहले बैगा गुनिया या झाड़ फूँक का तरीका खोजते हैं ताकि वहाँ से सामने वाले की जान बचाई जा सके। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर किसी इंसान को बाइट हुआ है तो सबसे पहले उसको प्राथमिक तौर पे जो एक उपचार करना चाहिए कि कोई बैंडेड जो होता है, क्रैक बैंडेज होता है या गमछा जो होता है उसको गीला करके, मान लीजिए कि हाथ में बाइट हुआ है तो उसको ऊपर से नीचे की ओर जिग जैग करके बांधना चाहिए। अगर पैर में है तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर उसको जिग जैग करके बांधना चाहिए। लोग क्या करते हैं, यहाँ के एकदम टाइट बांध देते हैं और यहीं पे ब्लड जाम होना चालू हो जाता है। उससे क्या होता है, गैंग्रीन होने की संभावना होती है और उस एरिया को काटने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। रोकना नहीं चाहिए, उसको धीरे करना चाहिए। जब कभी ऐसा होता है तो जैसे यहाँ मान लिए बाइट हुआ है तो 4 अंगुल ऊपर में थोड़ा टाइट करके बांध देना चाहिए, जिग जैग करके पहले ऊपर से नीचे की ओर लाए, उससे सर्कुलेशन क्या है इसी साइड रह जाता है। उसके बाद जब उसको हल्का टाइट बांधते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीरे होता है, उसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि लगभग 1.5 घंटे का समय होता है पूरे शरीर में जहर को फैलने के लिए। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं क्या जिनसे नहीं, ये चीज़ें जो हैं और ज़्यादा एग्रेसिव कर सकती हैं। आदमी की सांस जितनी ज़्यादा फूलेगी, जितना ज़्यादा वो हाँपेगा, जहर उतनी स्पीड में शरीर पे फैलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिसको भी स्नेक बाइट हुआ है उसको एकदम पहले उसके दिमाग को शांत रखना चाहिए और जिस जगह पे हुआ है उस जगह को धो के उस जगह पे एक मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि करैत सांप के काटने से कई बार दांत के निशान गायब हो जाते हैं। कितने समय? 1.5 घंटे का समय होता है किसी भी सांप के लिए। अगर वो कमर से नीचे या बाँह में कहीं काटा हुआ है तो 1.5 घंटे का समय होता है बचने के लिए। अगर इस बीच में आदमी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए और पहला एंटी वेनम उसको लग जाए तो उसकी जान बच जाएगी। ये 99% चांस है कि उसकी जान बचेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जो कीमती 1.5 घंटे का समय होता है वो दूसरे प्रयासों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से जहर जल्दी फैल जाता है और हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाती है। अब इसमें ये भी बताऊंगा कि 1.5 घंटे का समय सिर्फ कमर से नीचे और बाँह में है। यदि गर्दन में या पेट में कहीं काटा हुआ हो तो वैसे में बचा पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 10 या 15% ही चांस है कि वैसी स्थिति में किसी की जान बचाई जा सके। जनरली सांप वगैरह जब भी काटते हैं तो पेट या गले में ना हो? नहीं, हाँ, अक्सर हाथ में या पाँव में ही होता है। और जितने भी लोग हैं ये गले में या पेट में जो कटने का जो चांस होता है, जिसमें अधिकतर चांस होते हैं मर जाने के, उसके कारण है कि लोग जो आउटर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो छानी वाले घरों में रहते हैं, वो मच्छरदानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। इन सांपों से बचने के लिए भी, सर्पदंश से बचने के लिए भी मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार चूहों का पीछा करते करते जो करैत है, नाग है या धमना सांप भी हैं, ये ऊपर में आ जाते हैं छानी में और नीचे गिरते हैं। जब भी किसी के ऊपर बेड में गिरते हैं तो उस समय इनके पास काटने के लिए कुछ और जगह नहीं मिलता, तब वो कमर में या किसी गर्दन वाले हिस्से में काट सकते हैं। इसीलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि कम से कम बचने की संभावना रहे। और अगर कभी कोई सामान उठा रहे हैं, कहीं से खपरा निकाल रहे हैं, कहीं से लकड़ी निकाल रहे हैं
उस समय में आदमी को पहले वहाँ पे कुछ ठोक बजा के देख लेना चाहिए और किसी लकड़ी या किसी दूसरे जरिए से उनको गिरा लेना चाहिए, उसके बाद उनको उठाना चाहिए। अभी फिलहाल आपका रेस्क्यू जारी है? हाँ, रेस्क्यू हो चुका है और तीनों सांप कुएं से बाहर आ चुके हैं। तीनों सांप आ चुके हैं? जी हाँ। तो अभी आपकी टीम से ही मिल रहे हैं? और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे भी देख लेते हैं। हाँ, तो हमारी अभी रेस्क्यू करके आए हैं तुरंत आप लोग? जी हाँ। जी, नीचे जो कुआं था उसमें 3 सांपों की जानकारी मिली थी। तो एक डोढ़िया सांप था जो पानी में ही रहता है और कई बार प्रयास करने के बाद भी वो वापस पानी में ही कूद जा रहा है, तो उसको छोड़ दिए, बाकी हम निकाल के ले आए हैं। नितेश जी, ये बताइए, आपने जैसे बोला कि 6 साल पहले आपकी शुरुआत हुई थी जी, तो बाकी जो आपकी पूरी 18 सदस्यीय टीम है, अभी यहाँ पे जैसे 6 लोग नज़र आ रहे हैं जी, इन लोग कैसे जुड़े? आप लोग मतलब अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं मेरे हिसाब से सभी जी। तो आप लोग कैसे जुड़े? जैसे आप मेरे ही घर में रेस्क्यू था, तो मैंने नितेश तिवारी जी को फ़ोन किया था कि मेरे घर में एक सांप निकला हुआ है, रेड स्नेक का रेस्क्यू था। तो इनके साथ में वो रेस्क्यू हुआ, जो कि मेरा पहला रेस्क्यू था। उसके बाद में मैं इच्छा जताया कि मेरे को भी इस ग्रुप में जोड़कर ये काम करना है। फिर मैंने नितेश जी से करीबन 1 साल तक का ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मेरा रेस्क्यू काम चालू हुआ। और आप? मैं सबसे पहले इनके साथ एक नाग के रेस्क्यू पे गया हुआ था। वहाँ मैंने इनको कैसे परिचय कैसे हुआ? या दोस्त हैं आप? मैं इनसे तो बहुत पुराना परिचय है। अच्छा। बड़े भैया ही हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर एक बार अपन एक नाग के रेस्क्यू में गए थे, जिसमें भैया मेरे को लेके गए थे पहली बार। तो उसमें इनका वो देख के उसके बाद मन में एक उत्सुकता जगी कि मेरे को भी करना चाहिए, तो भैया ने ही सिखाया। प्रोफेशन क्या है आपका? बिजनेस है। बिजनेस का? जी। बताओ। और आप संघ के अभी अध्यक्ष हैं समिति जी। के। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं चोरा इंश्योरेंस कंपनी में एजेंसी मैनेजर हूँ। अच्छा। और मेरा काम इंश्योरेंस ही है और दिन भर मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ और रात के टाइम पे मैं इस पे व्यस्त हो जाता हूँ। अच्छा, मतलब वहाँ इंश्योरेंस करके लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, इधर सांपों की ज़िंदगी बचाते हैं जी। और आप भाई साहब? मैं CSC सेंटर लोक सेवा केंद्र और आधार सेंटर है। और मेरा जुड़ने का श्रेय नीरज साव को जाता है। वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। एक समय था दोनों घूम रहे थे, तब इसने रेड स्नेक का रेस्क्यू कराया था मुझसे, तब से मैं जुड़ गया इस टीम से। अच्छा, तो अभी तक आप कितने सांप रेस्क्यू कर चुके? मैं हो गया होगा 450 से 500 के आसपास उस समय से। कभी हाथ नहीं कांपे, डर वर नहीं? शुरू लगते थे, मगर जितने सेफ्टी से करता हूँ उतनी सेफ्टी हमेशा बरकरार रखता हूँ करने में। ग्लव्स हाँ, जहाँ पर लगे ग्लव्स यूज करना है तो वहाँ कर लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहती, आराम से। आप कभी सांप पलट करके वार करने की कोशिश किया है रेस्क्यू के दौरान? बिल्कुल, कई बार हुए हैं कि सांप पलट के हमारे ऊपर वार भी किया है, लेकिन हमें ऐसी शिक्षा दी गई है, ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि जब सांप हमारे ऊपर अटैक करे तो हमको उससे कैसे बचना है, ये सारी शिक्षा जो है हमने नितेश भैया से ही प्राप्त किया है। अच्छा। हाँ। आप कब से जुड़े हैं? लगभग मेरे को इस टीम से जुड़े हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों से। और आप जी। बाई प्रोफेशन क्या है? बाई प्रोफेशन मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैकेनिकल इंचार्ज हूँ। अच्छा, मैकेनिकल इंचार्ज। जी भाई साहब। जी भैया। डूड हीरो लग रहे हैं, बताइए। जी भैया, मैं जॉब करता हूँ भैया। कौन सा जॉब? जॉब करता हूँ मैं पटेल पाली में। पटेल पाली? जी, अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट? जी। किसी प्राइवेट कंपनी में? नहीं, मतलब शॉप है, वो प्राइवेट शॉप है जी। शॉप में। तो आपका जुड़ाव कैसे हुआ था इनके साथ? ये मैं एक बार बुलाया था भैया को, मेरे जस्ट बगल में एक ठोक गोहे बोला जाता है जो, वो निकला था मेरे दोस्त के घर में। तो वहाँ से भैया का नंबर मिला, उनको बुलाया था मैं, तो उसका रेस्क्यू करने आए हुए थे। तो तब से भैया से परिचय हुआ, तो पता चला धीरे धीरे सांप वगैरह पकड़ते हैं, तो इनसे संपर्क किया और मेरे को भी इच्छा लगी कि मैं भी इस काम को करूँ। और मैं जितना खाली समय रहता है तो मैं सोचा वहाँ पर लगा दूँ। तो तब से मैं अभी हम इनसे बात कर रहे थे, ये सभी हैं रायगढ़ के सर्पवीर। अग्निवीर के बारे में तो अभी काफ़ी कहानी अभी चल रही थी, काफ़ी वाद विवाद। तो ये हैं सर्पवीर जो सांपों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, लोगों के घरों को भी सुरक्षित कर रहे हैं और प्रकृति में जिनका सबसे बड़ा योगदान होता है, खाद्य श्रृंखला में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान है सांपों का, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने का काम कर रहे हैं। तो नितेश जी, इसी तरह से आपकी टीम तैयार हुई थी, रेस्क्यू करते करते ही आपने अपनी टीम तैयार की। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्वरक्षक समिति के हैं तो सिर्फ सांपों का ही रेस्क्यू करते हैं। हम सारे जीव जंतुओं के लिए करते हैं। गायों का भी रेस्क्यू होता है तो हम वो भी करते हैं, कुत्तों का, बिल्लियों का, पशु पक्षियों का, सभी का रेस्क्यू करते हैं। और इस बीच में कोशिश करते हैं कि उनको जहाँ से भी पकड़े हैं वहीं छोड़ें। करने का सबसे सरल तरीका क्या है? एक तो हमारे पास में जो हमारा फेसबुक का जो चैनल हमारा चलता है और यूट्यूब चैनल चलता है, तो उसमें हमारे नंबर रहते हैं। इसके अलावा यदि अगर किसी को कभी हमारा नंबर ना मिले किसी कारणवश, तो वो 112 की टीम को भी अगर कॉल करते हैं तो 112 सबो बर एक ही नंबर वाला जो एक
जी। ठहराया गया है, तो उस नंबर पर भी कॉल करने से हमारा नंबर वो उनको दे देते हैं, उनके पास भी हमारा नंबर है। और गूगल वगैरह भी है, उसमें अगर आप सर्च करते हैं तो आपको उसमें भी हमारे नंबर मिल जाएंगे। इस सेवा के बदले में आप लोगों से किसी तरह का कोई बदले में खुद भी सेवा लेते हैं कुछ? नहीं, आज तक तो हमने कभी किसी से किसी किस्म का कोई शुल्क नहीं लिया है, और हमको यही चीज़ अच्छा लगता है कि हम कभी किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। कारण ये कि किसी जीव का जान बचाना और किसी इंसान को उस तकलीफ़ से, भय से मुक्त करना, उसके बदले में चार्ज लेना, ये हम लोगों को सही नहीं लगता। और मेरे इस जो क्या बोलना चाहिए, जो मेरे विचार हैं, उस विचार का समर्थन मेरी पूरे सदस्य जितने भी हैं टीम के सारे करते हैं, और मेरे को यही सही लगता है कि कभी किसी चीज़ के लिए चार्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए ठीक है, जी। धन्यवाद। धन्यवाद।